हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। हाउस द जोश। उम्मीद है कि आप सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत कम टाइम रह गया है और जो लोग भी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हैं क्या करना चाहिए, कोर्स भी ले लिया है फिर भी वीडियो नहीं देख रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है कोर्स लेने का। एटलीस्ट जितना आपने कोर्स लिया है उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, पूरा पैसा वसूल तो करो। डाउट्स पूछो, अभी हम लाइव सेशन करेंगे आपके साथ, उसमें अपने डाउट्स पूछना, बट वीडियो सारे देखते रहो। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने शुरू किया था फिस्कल पॉलिसी और मैंने आपको बताया था वोडन अकाउंट के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर प्रिपेयर किया जाता है और वही डिपार्टमेंट आपका इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद दोस्तों ये भी बताया था कि 2017 में 3 मेजर चेंजेस हुई थी बजट में। एक तो हुआ था जनरल बजट और रेलवे बजट मर्ज कर दिया गया था, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया गया था और बजट को 1 महीने एडवांस कर लिया गया था। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं बजट के अंदर होता क्या है। ये तो मैंने बता दिया कि बजट का मकसद है कहां से कमाएं, कितना कमाएं, कहां खर्चें, कितना खर्चें। यही पूरा बजट है कि इस साल कितना पैसा किस सेक्टर से कमाया जाए, टैक्स से कितना कमाया जाए, नॉन टैक्स से कितना कमाया जाए, टोल से कितना कमाया जाए, और इस साल कितना पैसा खर्चा जाए और कहां खर्चा जाए। यही पूरा बजट होता है। अब बजट में खर्चे और इनकम यानी एक्सपेंडिचर और रिसीट 2 किस्म की होती है। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम जिससे सरकार की संपत्ति यानी एसेट की वैल्यू में चेंजेस आए, या तो वो घटे या तो वो बढ़े, या फिर सरकार की लायबिलिटी यानी सरकार के कर्जे या तो वो घटे या तो बढ़े, ऐसा कोई भी खर्चा या तो ऐसा कोई भी रिसीट जिससे लायबिलिटी या फिर एसेट की वैल्यू में चेंजेस आए, इसको कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो बजट में लिखा है कि इस बार हम 25,000 किलोमीटर का रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रोड। तो रोड बनने की वजह से क्या सरकार की संपत्ति बनी? बिल्कुल बनी, रोड एसेट है। या फिर सरकार ने कहा कि हम 1,000 करोड़ के राफेल जहाज खरीदेंगे, तो क्या एसेट क्रिएट हुआ? कोई चीज बनी, कोई चीज गवर्नमेंट के हाथ में आई, कोई संपत्ति बनी? बिल्कुल बनी। तो वो खर्चा जिससे एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी आए, एसेट क्रिएट हो या फिर एसेट की वैल्यू में कम आए, तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस केस में जहाज खरीदना, रोड बनाना, व्हाट इज दैट? एसेट क्रिएट करना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर किसी एक्सपेंडिचर की वजह से जब लायबिलिटी की वैल्यू में कमी आए, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के ऊपर लोन था और गवर्नमेंट ने कहा इस बार हम 1 लाख रुपए बजट में लोन की रिपेमेंट करेंगे, तो क्या इस खर्चे की वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हुई? पहले 10 लाख लोन था, अभी 9 लाख रह गया, तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से व्हाट विल हैपन? दिस एक्सपेंडिचर विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एसेट की वैल्यू में, लायबिलिटी की वैल्यू में कमी आई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट की, कोई भी ऐसा इनकम जो गवर्नमेंट अर्न करती है जिसकी वजह से एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आए, उसको कहेंगे कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल इस बार आपने सुना होगा गवर्नमेंट LIC के शेयर बेच रही है। पहली बार LIC शेयर मार्केट में आ रही है और जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। उस इनिशियल पब्लिक ऑफर को करके क्या कर रही है गवर्नमेंट? इसको शेयर मार्केट में ला रही है, इसके शेयर बेच रही है। उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी LIC में वो कम हो रही है कि नहीं हो रही है? पहले गवर्नमेंट पूरी मालिक थी LIC की, अब जब शेयर बेचेगी तो बाकी लोगों को भी शेयर होल्डिंग मिल जाएगी, बाकी लोग भी मालिक बन जाएंगे कुछ परसेंटेज के। तो क्या गवर्नमेंट की एसेट की वैल्यू में कमी आई? बिल्कुल आई। तो इससे जो पैसा कमाएगी गवर्नमेंट शेयर बेच के, उस कमाई को मैं बोलूंगा कैपिटल रिसीट। समझ गए? या फिर मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया, लोन लेने से एसेट की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आई, बट लायबिलिटी बढ़ी तो वो कैपिटल रिसीट का पार्ट हो जाएगा। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि
रिसीट कैपिटल अकाउंट क्या है, रेवेन्यू अकाउंट क्या है, बड़ा कॉमनली आस्क्ड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी खर्चे या जितने भी इनकम यानी रिसीट आएगा वो सारा रेवेन्यू अकाउंट में आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा, कोई लायबिलिटी में चेंजेस नहीं आएंगी। जैसे आप सैलरी पे करने की बात कर लो, जैसे आप टोल कलेक्ट करने की बात कर लो, फीस कलेक्ट करने की बात कर लो, गवर्नमेंट जो फीस कलेक्ट करती है, टोल कलेक्ट करती है, इसकी वजह से क्या कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हुई? नो। सैलरी पे करना अपने एम्प्लॉयज को, क्या उससे एसेट या लायबिलिटी के वैल्यू में चेंजेस आई? नो। तो आपको सिंपली कभी पूछेगा खर्चा बताएगा या रेवेन्यू बताएगा, रिसीट बताएगा, बोलेगा ये किसका पार्ट होगा, कैपिटल अकाउंट का कि रेवेन्यू अकाउंट का? तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी एंड रेवेन्यू अकाउंट विल नॉट चेंज एनी वैल्यू। अब एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कि अगर गवर्नमेंट प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट को रीपे कर रहा है, प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट को रीपे कर रहा है, तो क्या वो कैपिटल का पार्ट होगा? देखो, लोन को पे करना डेफिनेटली आपकी वैल्यू में कमी आ जाती है। किसकी वैल्यू में? लायबिलिटी की वैल्यू में। लेकिन क्या इंटरेस्ट को पे करने से लायबिलिटी कम हो रही है? लोन तो उतना ही रह रहा है। अगर लोन उतना रह रहा है तो क्या इंटरेस्ट की रीपेमेंट को हम कैपिटल अकाउंट में पार्टिसिपेट करवाएंगे? नो, वी वुड नॉट, बिकॉज लायबिलिटी या एसेट की वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रही है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब इन दोनों को देखते हुए अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ बजट के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बताओ क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? सही बात है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? और क्या मैं टोटल रिसीट को यानी टोटल इनकम को ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट? सही बात है। हाँ जी, सही है। 2 मिनट यार, पसीना बड़ा आ रहा है, मैं जरा फैन अपनी तरफ कर लूं। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो दोस्तों, टोटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, टोटल रिसीट भी आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। अब एक और चीज ध्यान रखने की यह है दोस्तों कि जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है दैट इज जनरली स्पीकिंग लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म रिसीट, एंड रेवेन्यू अकाउंट जो होता है दैट इज शॉर्ट टर्म, डे टू डे बेसिस पर। लेकिन एक्चुअल सेंस में इसको कैलकुलेट करने का तरीका सिर्फ यह है कि किस चीज से एसेट क्रिएट हुआ या कम हुआ, किस चीज से लायबिलिटी बढ़ी या घटी, वो है कैपिटल का पार्ट, बाकी सब रेवेन्यू का पार्ट है। अब दोस्तों, इसी के साथ हम आगे टॉपिक पे चलते हैं, इसी से लिंक टॉपिक जिसको कहते हैं बजट डेफिसिट्स। आपको बजट में कुछ डेफिसिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। पहला डेफिसिट का मतलब होता है ऑब्वियसली कमी। डेफिसिट मतलब कमी। सरकार हमेशा बजट में खर्चा ज्यादा करती है और इनकम कम होती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दूं कि लाइफ में आपको अपनी इनकम के हैसियत से ज्यादा ही खर्चा करना पड़ता है अब कि अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। बताओ क्यों? क्योंकि जहां तक बात की जाए इंसान की इनकम की, अगर सिर्फ इनकम के बेसिस पे इंसान गाड़ी खरीदे, सिर्फ इनकम के बेसिस पे घर बनाए तो कभी बन ही नहीं पाएगा। हम लोन लेके ज्यादा खर्चा करते हैं, हम डेफिसिट में आ जाते हैं ताकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो सके। समझ रहे हो मेरी बात को? वही यहां हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी हर बजट में खर्चा ज्यादा करती है, इनकम कम होती है, ताकि काफी सारी चीजों को लोन लेके किया जाए, बट रोड्स बन गई, मेट्रो बन गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन गया, तो उसको यूज करके सरकार टैक्स कमा लेती है जिससे फायदा होता है। इसीलिए हर बजट में डेफिसिट तो होते ही होते हैं। और उस डेफिसिट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जितनी हमारी आमदनी है उसमें से खर्चे को निकाल दो, जो आएगा वो डेफिसिट है।
या फिर जितना खर्चा है उसमें से आमदनी को निकाल लो, खर्चे में से आमदनी को निकाल लो और जो आके निकलेगा वो क्या होगा, वो आपका डेफिसिट होगा। सबसे पहले किस्म का डेफिसिट है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करो टोटल रेवेन्यू को, यानी रिसीट को, सॉरी टोटल रिसीट को। जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट को निकाल लूं तो क्या जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी वो बजट डेफिसिट कहलाएगी। मान लो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपए है और टोटल रिसीट जो है मेरी वो 90 रुपए की है, तो निकल कर क्या आएगा 10 रुपए, यानी मेरा 10 रुपए का घाटा चल रहा है, 10 रुपए का डेफिसिट चल रहा है। इसको कहते हैं बजट डेफिसिट। लेकिन बजट डेफिसिट को अब ऑब्सोलीट कर दिया गया है, ये कैलकुलेट नहीं किया जाता। फिर आप बोलोगे पढ़ा है क्यों जब नहीं कैलकुलेट किया जाता? पढ़ा है इसलिए क्योंकि सवाल इस पे आज भी पूछे जाते हैं। अभी फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट का एग्जाम हो उस पर ही पूछा था, बजट डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा जाता है, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है एक, इसको क्यों ऑब्सोलीट किया गया? क्योंकि इसमें एक फ्लॉ है। अब देखो ये जो कंपोनेंट है रिसीट का है, और मैंने आपको यहां बताया कि रिसीट में कई बार लोन भी आते हैं, रिसीट में कई बार लोन भी लेते हैं हम। अब जो लोन है वो हमारा पैसा तो है नहीं, वो हमारी इनकम तो है नहीं, कल को किसी डेट पे आके वापस तो पे करना है। और बजट डेफिसिट में जो ये रिसीट का पोर्शन है, मान लो इसमें से 20 रुपए का लोन था और 70 रुपए हमारे अपने थे और ये 90 रुपए बन गया, और यही 90 रुपए हमने माइनस किया यहां से। तो हमें लग रहा है कि हमारा डेफिसिट 10 रुपए है, लेकिन हमारा डेफिसिट कितना था? हमें 100 में से 90 नहीं बल्कि 70 माइनस करना था। क्यों? क्योंकि जो 20 रुपए एक्स्ट्रा में दिख रहा है ये लोन का था, ये कल को वापस देना है, हमारा पैसा नहीं है। तो हमारा डेफिसिट कितना आ गया? 30 रुपए। क्योंकि इस चीज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता बजट डेफिसिट में, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया गया है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। अब इसकी जगह पर आ गया फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट। फिस्कल डेफिसिट कहता है कि जो खर्चे हैं आपके टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से टोटल रिसीट माइनस मत करो, उसमें से वो माइनस करो जो कर्जे वाला नहीं है, जो मेरा अपना है। यानी इसको कहता हूं मैं जो नॉन डेट है। नॉन डेट का मतलब जो खर्चे वाला नहीं है, डेट का मतलब खर्चा, नॉन डेट मतलब जो खर्चे वाला नहीं है, जो कर्जे वाला नहीं है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से आपने टोटल रिसीट माइनस नहीं की, बल्कि टोटल सिर्फ वो रिसीट माइनस की जो नॉन डेट थी, जिसका आपके सर पे कर्जा नहीं चढ़ा। यानी यहां मैंने 100 रुपए में से वो पैसा माइनस किया सिर्फ जो मेरा अपना था, जो नॉन डेट था, जिससे कोई लोन वोन का कोई ताल्लुक नहीं था, लोन वाला मैंने निकाल दिया। तो क्या आएगा? माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। यानी जहां मैं 10 रुपए पहले माइनस कर रहा था बजट डेफिसिट में, यहां 70 रुपए करूंगा, सॉरी हाँ 70 रुपए करूंगा, तो आएगा 30 रुपए। समझ में आ रही बात? देखो ना, यहां मैंने क्या बताया आपको कि यहां 100 में से 90 रुपए माइनस कर रहे हैं, लेकिन इस 90 रुपए में से 20 रुपए तो कौन सा है? लोन वाला है। इसीलिए बजट डेफिसिट को कैलकुलेट नहीं करते, और इसी की जगह पर आप आया क्या? फिस्कल डेफिसिट। यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से सब माइनस मत करो, सिर्फ वो माइनस करो जो नॉन डेट है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। यानी वो रिसीट्स जो कर्जे वाली नहीं है, जो हमारी अपनी है, अपनी इनकम। ठीक है जी, बहुत ही कॉमन मेथड है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड टर्म है फिस्कल डेफिसिट। बजट जब हम पढ़ेंगे 2022-23 का, वहां आपको फिर दिखेगा कि कितना फिस्कल डेफिसिट है। अब हम आते हैं फिस्कल डेफिसिट के साथ रिलेटेड अगले डेफिसिट, इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ठीक है जी। प्राइमरी डेफिसिट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो तो है। अब मैंने यहां पर फिस्कल डेफिसिट कितना निकाला? 30 रुपए। तो मान लो फिस्कल डेफिसिट 30 रुपए है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर में से कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर भी होगा जो हम किसी पुराने लोन के इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, है ना।
सरकार के ऊपर लोन है, हर बजट में सरकार पुराने लोन्स की चुकताई करता रहता है और हर बजट में एक्सपेंडिचर को पार्ट बनता है। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, याद करो मैंने क्या कहा था, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो लोन की रीपेमेंट भी करते हैं हम एक्सपेंडिचर में, बजट में। तो इसका मतलब है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर यहां है इसमें हम लोन की रीपेमेंट भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दूं इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑन प्रीवियस लोन्स, जो हमारे पास डेफिसिट निकल कर आएगा वो होगा प्राइमरी डेफिसिट। ये कैलकुलेट करके पता चलता है कि अगर हमारे सर पे कर्जा नहीं होता तो हमारा एक्चुअल डेफिसिट कितना आता। मान लो कि ये 30 रुपए है और लोन में हमने दिए 10 रुपए इंटरेस्ट रिपेमेंट्स पे, तो हमारा डेफिसिट आ गया 20 रुपए। यानी डेफिसिट हमारा कम होता अगर हमारे सर पे कर्जा नहीं होता पुराने सालों का। समझ गए मेरी बात को? आसान है ना? ये बिल्कुल आसान फॉर्मूले है, रटा मारे होने चाहिए और ये बहुत बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना जरूरी है। बजट में बहुत काम है इसका, जो बजट हम पढ़ेंगे 2022-23 का। अब आते हैं हम अगले किस्म के डेफिसिट पे, जिसका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जो हमने रेवेन्यू अकाउंट पढ़ा ना, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, यहां कैपिटल अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट। जब हम बात करते हैं सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट की तो हम क्या सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट के एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट के रिसीप्ट को माइनस करेंगे। तो देखो अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करूं रेवेन्यू रिसीट, जो डेफिसिट निकल कर आएगा वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। अब मैंने आपको कहा था कि रेवेन्यू अकाउंट डे टू डे बेसिस का होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। रेवेन्यू अकाउंट में जो खर्चे और जो कमाइयां होती हैं वो डे टू डे बेसिस की होती हैं, हर दिन हर महीने ऐसे खर्चे होते हैं। इसका कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि अगर ये डेफिसिट ज्यादा है, इसका मतलब है सरकार अपनी डे टू डे बेसिस के खर्चे के लिए भी डेफिसिट में जा रही है, वो गड़बड़ है, इसीलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए? इसी के साथ नेक्स्ट डेफिसिट आता है, उसको कहते हैं हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करें ग्रांट्स टू स्टेट फॉर एसेट क्रिएशन। अब देखो, आपको पता है रेवेन्यू अकाउंट में वो पैसा है जिससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ना तो एसेट चेंज हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है पैसा देकर, और वो पैसा यूनियन गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू का अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि उनने तो दे दिया स्टेट्स को, स्टेट की जो मर्जी वो करें। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को देने के बाद क्या कोई एसेट में चेंजेस आई सेंट्रल गवर्नमेंट के? नहीं। क्या कोई रेवेन्यू में चेंजेस आया? नहीं। क्या कोई लायबिलिटी में चेंजेस आई? नहीं। लेकिन अगर स्टेट को देने के बाद किसी स्टेट ने उस पैसे को इस्तेमाल किया एसेट क्रिएशन में स्टेट के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट ने नहीं किया बट स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो क्या वो पैसा सही काम में लगा? तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट बेसिक हमारा लेट्स से 100 रुपए चल रहा है, लेकिन जरा हम देखेंगे इस 100 रुपए में से कितना पैसा कैपिटल क्रिएशन में लगा है। तो 100 में से मान लो 50 रुपए कैपिटल क्रिएशन में लगा है, तो 50 ही डेफिसिट है। हमको लग रहा था 100 है, लेकिन 50 का तो एसेट क्रिएट हो चुका है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? सो फिस्कल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आ गई बात? और इस चीज को इस्तेमाल करके सरकार कोशिश करती है हर बजट में कि जितना कम फिस्कल डेफिसिट होगा, इसका मतलब है इतना अच्छे से हम बजट को मैनेज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हम कमाई ज्यादा कर रहे हैं और लोन कम पे कर ले रहे हैं है ना? जितना डेफिसिट कम होगा इसका मतलब है कमाई हम ज्यादा कर रहे हैं और लोन कम ले रहे हैं। उसको कहते हैं फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज कर रही है कंट्री को।
जितना कम फिस्कल डेफिसिट होगा उतना अच्छा इकोनॉमी का मैनेजमेंट माना जाएगा। समझ गए दोस्तों? यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बजट जो है, बजट पास करने के लिए सबसे पहले तो जनरल डिस्कशन होता है, फिर आपका सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग वगैरह के बाद दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है बजट में जब पास हो रहा होता है पार्लियामेंट में। ये आप पढ़ोगे पॉलिटी में भी, लेकिन यहां भी बता देता हूं। एक तो होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल से बजट अगर कहता है कि इस साल हम एक नया टैक्स ला रहे हैं या फिर टैक्स को कम कर रहे हैं या फिर टैक्स को बढ़ा रहे हैं, वो सब काम इससे होगा, बिना बिल पास किए नहीं हो सकता। अगर आपने बजट में कहा कि इस साल हम फलाने टैक्स को, स्वच्छ भारत सेस बढ़ा रहे हैं, इस बार हम जीएसटी को कम कर रहे हैं, वो आपको फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा, ये बजट का पार्ट होगा। और जब बजट पास हो गया उसके बाद पास करना पड़ता है एप्रोप्रिएशन बिल। मान लो बजट जो है, बजट ये कह दिया गया कि हां भाई आपको खजाना इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन एप्रोप्रिएशन बिल चाबी है उस खजाने की। एप्रोप्रिएशन बिल पास किए बगैर उस जो पास कर दिया गया पैसा पार्लियामेंट में उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। इससे इंश्योर होता है कि सरकार अब उस चाबी को खोल के, तिजोरी को खोल के पैसा निकाल सकती है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब बजट में सैलरीज की जहां तक बात आती है, उसमें दो किस्म की सैलरीज होती हैं या फिर दो किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? ये वो अकाउंट है जिसमें सरकार का सारा पैसा जाता है। जो भी इनकम अर्न करती है सरकार इसमें डालती है, जो भी खर्चा करना होता है सरकार इसी से निकालती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, तीन होते हैं। ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे डिटेल में, ये इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, पॉलिटी में पढ़ोगे। कौन कौन से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। मैं आता हूं इस टॉपिक पे कि जब बजट पास हो रहा होता है तो जो बजट पास होता है, मान लो 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, वो पैसा निकलता कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब एक्सपेंडिचर जो बजट के होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम CFI, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज अपॉन का मतलब ये होता है जिन पे वोटिंग नहीं होती, वो खर्चे जिन पे वोटिंग नहीं की जा सकती उनको एज इट इज पास करना होता है। इसमें आती है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, इसमें आती है यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर की सैलरी, इसमें आती है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी। क्यों? इलेक्शन कमीशन की सैलरी। क्योंकि अगर इन पोस्टों की सैलरी को डिस्कस करके वोट आउट किया जा सके तो इन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है गलत डिसीजन लेने में। मान लो यूपीएससी चेयरमैन के पास कोई पार्लियामेंटेरियन गया और बोला कि मेरे बेटे को सिलेक्ट करवाओ वरना मैं पार्लियामेंट में लॉबी करके आपकी सैलरी कम करवा दूंगा। या फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप पढ़ेंगे इसमें पॉलिटी में कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, उसको बोल दिया कि हमारे हक में डिसीजन दे वरना हम पार्लियामेंट में जाके आपकी सैलरी कम करवा देंगे, पेंशन बंद करवा देंगे। तो इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए इन खर्चों पे वोटिंग ही नहीं होती, ये डायरेक्टली पास करने होते हैं, चाहे पार्लियामेंटेरियन माने ना माने, ये पास करना ही करना है, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑफ यूपीएससी, ऑफ सीएजी, ऑफ इलेक्शन कमीशन बनी रहे, ताकि वो डिसीजन दे पाए विदाउट फियर एंड फेवर। समझ के बात को? सो दिस इज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन। और ये वो है चार्ज फ्रॉम जिसपे वोटिंग हो सकती है। हो सकता है पार्लियामेंट वोट आउट कर दे उसको कि नहीं हमें पास नहीं करना ये, लेकिन इसको नहीं ऐसा कर सकते। ठीक है जी। सो वील कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल बी बैक सून।